रैक्टिफाई कर रही थी या वेरीफाई कर रही थी ये थ्योरी। जैसे कि जिमान इफेक्ट की हम बात करें या हम बात कर लें, मेन पार्ट होगा स्पेस का कोऑर्डिनेट और जो बटम पार्ट होगा वो किसका कोऑर्डिनेट होगा, टाइम का। मैंने कहा आपको कि टाइम डिपेंडेंट बीएससी की किताबों में आपको मिल जाएगा या आपके कोई नोट्स होंगे। टाइम डिपेंडेंट फंक्शन की वैल्यू आती है, वो आती है साई एन टी। हेलो एवरीवन, तो आज का जो ये लेक्चर है इसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। ये जो थ्योरी है ये कुल मिला के 2 लेक्चर हमारे लगेंगे इस थ्योरी के अंदर। सबसे पहले हम एक सिंगल सिस्टम के लिए टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को समझेंगे, फिर उसके बाद 2 लेवल सिस्टम के लिए हम टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी को समझेंगे। देन हम उसके बाद एक रूल होता है जिसको कहते हैं फर्मी रूल, है ना, फर्मी गोल्डन सिलेक्शन रूल, उसको हम देखेंगे कैसा होता है, क्या होता है। वो डायरेक्टली समझ में नहीं आ सकता, वो तभी समझ में आएगा जब आप ये पूरी की पूरी थ्योरी समझ लेंगे। एंड देन इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, जैसा कि हमने पहले टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के किए थे, ठीक इसी तरह से टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं परटर्बेशन का मतलब क्या है। जब कोई सिस्टम डिस्टर्ब हो गया है तो उसका मतलब उसकी जो एनर्जी है, उसका जो हैमिल्टोनियन है, ओवरऑल सिस्टम की अगर बात करें तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आ चुका है। डिस्टर्बेंस आ गया, इसका मतलब उसका जो एनर्जी का एक्सप्रेशन था या जो हैमिल्टोनियन का एक्सप्रेशन था, इवन वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन था, उसके अंदर कुछ ना कुछ करेक्शन होना है। और वो करेक्शन हम निकालते हैं, चाहे हम फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन के फॉर्म में निकाल लें, चाहे हम वो सेकंड ऑर्डर करेक्शन के फॉर्म में निकाल लें, वो करेक्शन की वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं, जो कि हमने की भी थी टाइम इंडिपेंडेंट के केस में। तो टाइम इंडिपेंडेंट का जब हमने परटर्बेशन थ्योरी पढ़ी थी तो उस टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी के अंदर हमने ये पढ़ा था कि जो टोटल हैमिल्टोनियन है ना, ये सबके लिए वैलिड होगा ये इक्वेशन, चाहे वो इंडिपेंडेंट हो चाहे वो डिपेंडेंट हो। तो जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो समेशन होता है एच नॉट प्लस एच प्राइम का, जहाँ एच नॉट को हम मेन हैमिल्टोनियन कहते थे या अनपर्टर्ब्ड पार्ट कहते थे। अनपर्टर्ब्ड पार्ट का मतलब जब किसी सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी काम नहीं कर रही है, मतलब कोई एक्सटर्नल इफेक्ट नहीं है उसके ऊपर, तो उसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस आएगा नहीं। डिस्टर्बेंस नहीं आएगा तो वो जो हैमिल्टोनियन है वो कौन सा हैमिल्टोनियन कहलाएगा, मेन हैमिल्टोनियन कहलाएगा। तो उसको हम एच नॉट या अनपर्टर्ब्ड पार्ट कहते हैं। और एच वन या एच प्राइम वाला जो पार्ट है वो कौन सा पार्ट होता है, पर्टर्ब्ड पार्ट, या जिसको हम कहते हैं परटर्बेशन। जब हमने बात की थी टाइम इंडिपेंडेंट की, तो कुल मिलाकर आप एक बात देखो, वेव फंक्शन जो होता है वो फंक्शन होता है किसका, स्पेस कोऑर्डिनेट का या पोजीशन कोऑर्डिनेट का और टाइम कोऑर्डिनेट का। यानी कि जो वेव फंक्शन है 2 कोऑर्डिनेट से मिलकर बना है। तो जब हम टाइम इंडिपेंडेंट की बात करते हैं तो टाइम इंडिपेंडेंट में जो यहाँ पर आपने श्रोडिंजर इक्वेशन में पढ़ा होगा कि इस फंक्शन को हम वेरिएबल सेपरेबल से 2 अलग अलग पार्ट में बांट देते हैं। एक हो जाता है साई आर टी और एक हो जाता है फाई टी, है ना। तो एक को हम कर देते हैं किसके केस में, पोजीशन के केस में, और एक में टाइम के केस में। तो टाइम इंडिपेंडेंट वाले के केस में हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन का यूज किया था। क्यों? क्योंकि वहां पर हमें टाइम की डिपेंडेंसी नहीं चाहिए थी, तो वहां पर जो फंक्शन था या वहां पर जो हैमिल्टोनियन था वो केवल और केवल स्पेस कोऑर्डिनेट पर डिपेंड कर रहा था। तो यहाँ का जो टोटल हैमिल्टोनियन है वो एच आर इक्वल्स टू एच नॉट आर प्लस एच वन आर। और जो भी हम टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी यूज करते हैं, इसको लेकर हमने जो वैल्यूज निकाली थी किस किस की एनर्जी करेक्शन की, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर चाहे सेकंड ऑर्डर, इसी तरह से चाहे हमने वैल्यू निकाली थी वेव फंक्शन की, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर में चाहे वो सेकंड ऑर्डर में, तो वो हमारे लिए कई केसेस में यूजफुल हुई। कई केसेस में या कई रिजल्ट्स ऐसा कह लें जो प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, उनको वो क्या कर रही थी, रेक्टिफाई कर रही थी या वेरीफाई कर रही थी ये थ्योरी। जैसे कि जिमान इफेक्ट की हम बात करें या हम बात कर लें स्टार्क इफेक्ट की, या हम बात कर लें ग्राउंड स्टेट ऑफ हीलियम एटम की, इन सब की बात कर लें, हाइड्रोजन एटम की बात कर लें, तो उस केस में टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जो है ये एक्सपेरिमेंट रिजल्ट को वेरीफाई कर रही। पर कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऐसे होते हैं या कुछ एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं जहां पर ये टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी काम नहीं करती है, या ऐसा कह लो कि फेल हो जाती है। जैसा कि अगर मैं बात करूं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा या एमिशन स्पेक्ट्रा या स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या न्यूक्लियर पार्टिकल रिएक्शन, तो यहाँ पर क्या है, जो एनर्जी है, जैसे न्यूक्लियर पार्टिकल रिएक्शन की बात करूं तो यहाँ पर जगह क्या है, जो वेव फंक्शन है या जो एनर्जी है वो टाइम के साथ अपनी वैल्यू को चेंज कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जैसे स्कैटरिंग हो रही है तो स्कैटरिंग में 2 पार्टिकल टकरा रहे हैं, तो टकराते टाइम उसकी जो एनर्जी क्या है वो हमें चाहिए। तो वहां पर जो एनर्जी फंक्शन है या जो वेव फंक्शन है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और जब वो चीजें टाइम के साथ चेंज हो रही है तो वो उसके ऊपर टाइम इंडिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी जो है वो वहां पर वर्क नहीं करेगी। तो ऐसे केसेस या ऐसे एक्सपेरिमेंट्स जैसे कि एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा हुआ, जैसे कि एमिशन स्पेक्ट्रा हुआ, जैसे कि स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट हुआ, तो यहां पर इनको वेरीफाई कराने के लिए हम जो परटर्बेशन थ्योरी का यूज करते हैं वो कौन सी परटर्बेशन थ्योरी होती है, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी।
तो यहाँ पर हम थ्योरी यूज करेंगे कौन सी, टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी। अब इसके लिए जब हम फंक्शन लिखेंगे तो फंक्शन क्या लिखेंगे, एच आर टी। भाई अगर मेरे को किसी पर्टिकुलर टाइम पर फंक्शन लिखना है तो उसके साथ उसका स्पेस कोऑर्डिनेट भी होगा, तो हम लिखेंगे एच आर टी। अब जो मेन हैमिल्टोनियन होता है ना, मेन हैमिल्टोनियन यानी कि अनपर्टर्ब्ड पार्ट, तो वो तो किस पे डिपेंड करता है, वो पोजीशन पे डिपेंड करता है, तो उसको लिखा मैंने एच नॉट आर। और जो पर्टर्ब्ड पार्ट है जो कि टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एनर्जी चेंज हो रही है, फंक्शन चेंज हो रहा है, उसको किसका फंक्शन बना दिया मैंने, टाइम का फंक्शन बना दिया। तो इसमें जो फंक्शन लिखा जाएगा या टोटल हैमिल्टोनियन लिखा जाएगा उसमें मेन पार्ट होगा स्पेस का कोऑर्डिनेट, और जो पर्टर्ब्ड पार्ट होगा वो किसका कोऑर्डिनेट होगा, टाइम का कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब मैंने कहा आपको कि टाइम डिपेंडेंट ये पर्टर्ब्ड पार्ट का चक्कर क्या है। जैसे कि हमारे पास कोई सिस्टम है, उस सिस्टम में इनिशियली मतलब जब उस पर कोई भी एक्सटर्नल एजेंसी काम नहीं कर रही है, एक्सटर्नल एजेंसी या उस पर कोई भी रिएक्शंस वगैरह कुछ भी नहीं हो रहे हैं, सेपरेट है वो दुनिया से, आइसोलेटेड है, तो उस कंडीशन में उसकी इनिशियल हैमिल्टोनियन कितनी है, एच नॉट है। उसकी एनर्जी की स्टेट कितनी है, एनर्जी आइगन वैल्यू कितनी है, ई नॉट है। उसकी फंक्शन स्टेट कितनी है, साई नॉट है। अगर उस पर कुछ रेडिएशन को इंसिडेंट करा रहे हो या वो रेडिएशन को एमिट कर रहा है या उस पर कोई रिएक्शन हो रही है, तो वो सिस्टम क्या हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है। और जब सिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है एक्सटर्नल इफेक्ट के कारण, तो वो जो डिस्टर्बेंस है उसको हम क्या कहते हैं, पर्टर्ब्ड कहते हैं, है ना। तो इसी को हम क्या नाम देते हैं, पर्टर्ब। और इस पर्टर्बेशन की वजह से उसकी जो एनर्जी है उसकी वैल्यू चेंज होनी है, उसकी एनर्जी जो है उसमें करेक्शन आना है, उसका जो वेव फंक्शन है उसमें करेक्शन आना है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास कोई 4 स्टेट है 1 2 3 4, इसका जो आइगन स्टेट है साई 1 साई 2 साई 3 साई 4, एनर्जी आइगन वैल्यू है E1 E2 E3 E4। अगर मैं मान लूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर उसकी जो एनर्जी आइगन वैल्यू E2 है और जो स्टेट है वो साई 2 है, तो जब ये सिस्टम डिस्टर्ब होगा मतलब कि इसकी एनर्जी जो है वो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज होगी। तो होगा क्या कि या तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाने का मतलब या तो ये E3 में चला जाए या E4 में चला जाए, या ये नीचे आ जाए यानी कि E1 में आ जाए। तो कुल मिलाकर हमें देखने को मिल रहा है कि जब टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन हो रहा है, यानी कि टाइम के ऊपर डिपेंडेंट करने वाला डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो जो स्टेट है उसमें ट्रांजिशन हो रहा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज हो रहा है। तो टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि जब कोई सिस्टम अपनी स्टेट में ट्रांजिशन करता है, तो वो जो थ्योरी है उसको हम कहते हैं टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, उसको हम क्या नाम देते हैं, टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी। अब ये जो पर्टर्बेशन थ्योरी है, जो टाइम डिपेंडेंट की मैं बात कर रहा हूं, इसमें हम लोगों ने ये बात की कि इसकी एनर्जी स्टेट में चेंज हो रहा है, इसकी वेव फंक्शन में चेंज हो रहा है। पर जब हम ये बात करते हैं कि टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर हमें फाइंड आउट क्या करना है ना भाई, यहां से समझ में आ रहा है कि एनर्जी स्टेट में चेंज हो रहा है, तो या तो हमें एनर्जी चेंज इन एनर्जी स्टेट निकालना होगा या चेंज इन एनर्जी आइगन वैल्यू निकालना होगा, ऐसा कुछ समझ में आ रहा है। पर हम यहां पर जो कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन, है ना। हम क्या कैलकुलेट करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं ये कहूं कि ये जो फंक्शन है यहां से चेंज होकर यहां पहुंच गया, या ये फंक्शन यहां से यहां पहुंच गया, तो यहां पहुंचने की जो इसकी प्रोबेबिलिटी है, मान लो वो P4 है, तो P4 प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करना। मान लो वो P3 में पहुंचा है तो वो P3 प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशन करना। तो मेन एम ऑफ द टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी इज टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन की जो प्रोबेबिलिटी है उसको कैलकुलेट करना, दैट इज नोन एज प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन और द मेन एम ऑफ द पर्टर्बेशन थ्योरी। ठीक है, तो ये सब यहां पर लिखा हुआ है, जो मैं कुछ भी बोल रहा हूं ये सब यहां पर लिखा हुआ है। ये मैंने इसलिए लिख लिया है यहां पर ऑलरेडी, क्योंकि मैं अगर यहां पर लिखता हुआ चलूंगा तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा लेक्चर देखने की तुम्हारी आदत है नहीं, है ना। तो इसलिए सब कुछ मैंने पहले ही यहां पर लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं। अब टाइम डिपेंडेंट की बात हो रही है, तो क्योंकि हमने टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर भी हम लोगों ने यूज किया था श्रोडिंजर इक्वेशन को, वहां पर हमने श्रोडिंजर इक्वेशन जो यूज की थी वो की थी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। वहां पर हमने जो इक्वेशन यूज की थी वो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन यूज की थी। यहां पर हम इक्वेशन यूज करेंगे टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन में हमने टाइम डिपेंडेंसी वाला पार्ट की कैलकुलेशन की हुई है वेव फंक्शन की। अगर नहीं आपको नहीं याद तो आपको अपनी थोड़ी सी बीएससी की किताबें छाननी पड़ेंगी, उन बीएससी की किताबों में आपको मिल जाएगा, या आपके कोई नोट्स होंगे पुराने वहां पर मिल जाएगा। तो जो फंक्शन टाइम डिपेंडेंट फंक्शन की वैल्यू आती है वो आती है साई एन टी, सी एक कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस
आयोटा ई टू द पावर ई एन टी अपॉन एच कट। यहाँ ई एन का मतलब है एनर्जी आइगन वैल्यू और साई एन का मतलब है स्टेट। ये जो सी एन है, ये सी एन है टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट, है ना। ये कौन सा कॉन्स्टेंट है? टाइम डिपेंडेंट। ये है टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट और इसको मैंने लिख दिया यहाँ पर सी एन। ठीक, कंप्लीट वेव फंक्शन जो है वो दोनों से मिलकर बना है, यानी कि वो स्पेस कोऑर्डिनेट से भी मिलकर बना है और वो टाइम से भी। तो कंप्लीट वेव फंक्शन किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ पर मैं फाई एन आर से भी मल्टीप्लाई करा दूंगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें उस फंक्शन का स्पेस भी चाहिएगा, मतलब उसकी पोजीशन भी चाहिएगी। तो क्या लिखोगे? सी फाई आर ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट। अब टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से ही हमारे पास ये भी हम जानते हैं कि हैमिल्टोनियन ऑफ साई इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डी साई ओवर डी टी। मैं क्या करने वाला हूँ? ये जो साई है इसकी वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा, यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगा। एच की जगह मैं क्या लिखूंगा? एच की जगह मैं लिखूंगा ये वाला, कौन सा वाला पार्ट? एच नॉट प्लस एच प्राइम, है ना। तो ये दोनों पार्ट मैं यहाँ पर डालूंगा। तो एच नॉट प्लस एच प्राइम सी, यहाँ पर सी एन लिख दिया मैंने। फाई एन आर nth स्टेट के लिए फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी ओवर एच कट इज इक्वल्स टू आयोटा एच कट डी ओवर डी टी सी एन फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन अपॉन एच कट इंटू टी। करना क्या है? सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, तो इसमें यूवी मेथड से मैं क्या करूंगा? डिफरेंशिएशन करूंगा। यूवी मेथड से डिफरेंशिएशन करूंगा तो अब मैं बोल रहा हूँ कि टाइम डिपेंडेंट कॉन्स्टेंट है तो ये जीरो नहीं होगा, है ना। टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट है तो ये जीरो नहीं होगा। तो पहला तो आपको सी एन को जब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो इसको लिख दिया मैंने सी एन डॉट, है ना। क्या लिख दिया? सी एन डॉट। और यहां पर रहा फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी ओवर एच कट प्लस यहां पर बना आयोटा एच कट, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे सी फाई एन आर माइनस आयोटा ई एन अपॉन एच कट ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी ओवर एच कट। और यहां इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, अब क्या होगा? देखो यहां एच कट से ये वाला एच कट कर गया तो हमारे पास ये वैल्यू बन गई, ये वाली वैल्यू। अब हमने ये पढ़ा हुआ है पहले, या हमने लिखा भी है कि एच नॉट साई एन, यानी कि जो मेन हैमिल्टोनियन है वो एच नॉट साई एन आर को हम लिख सकते हैं ई एन साई एन आर। कुल मिलाकर मैं क्या करना चाह रहा हूं? इसको मैं रिप्लेस करूंगा। इसको मैं रिप्लेस करूंगा तो ये बन जाएगा, ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा? ई एन साई आर। और यहां पर भी क्या लिखा हुआ है? ई एन साई आर। ये कटेगा तो ये कट गया, तो यहां से मैंने इसको कट कर दिया। कट कर दिया तो एलएचएस में क्या रह गया? ये वाला पार्ट रह गया। और आरएचएस में कौन सा वाला पार्ट रह गया? ये वाला। एलएचएस में कौन सा पार्ट रह गया? आयोटा एच कट सी डॉट फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी ओवर एच कट। और यहां कौन सा पार्ट रह गया? एच प्राइम या एच डैश सी फाई एन आर ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन टी अपॉन एच कट। नाउ अब आपको क्या करना है? अब आपने इसको लिख दिया। अब हमने दोनों साइड इसके कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से मल्टीप्लाई कराया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट किसका? फाई एम एन, फाई एन है, फाई एन। फाई एन का जो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है उससे हमने इसको दोनों साइड मल्टीप्लाई करा के इसका डिफरेंशिएशन करा दिया, टाइम इंटीग्रेशन करा दिया टाइम के रेस्पेक्ट में। तो इधर कराया तो ये हो गया फाई एम कंजुगेट फाई एन डी टाउ। और यहाँ सी ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एन अपॉन एच कट टी इंटीग्रेशन फाई एम कंजुगेट एच प्राइम फाई एन डी टाउ। अब ये जो वैल्यू है फाई इंटीग्रेशन फाई एम कंजुगेट साई एन डी टाउ, ये किसके बराबर हो गई? क्रोनेकर डेल्टा डेल एम एन, है ना। डेल का मतलब है क्रोनेकर डेल्टा एम एन। अगर एम और एन इक्वल होंगे तो ये क्या वैल्यू दे रहा होगा? 1, यानी कि ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तो ये वैल्यू दे रहा होगा 0, यानी कि ऑर्थोगोनलिटी की कंडीशन। अगर मैं ये कह दूं कि m और n इक्वल है, अगर मैं ये मान लूं m और n इक्वल है, तो यहां पर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आयोटा एच कट। देखो यहां डेल एम एन लिख दिया पहले तो मैंने, इसकी जगह इसके प्लेस पर मैंने डेल एम एन लिख दिया और फिर डेल एम एन की वैल्यू यानी कि मैंने ऑर्थो नॉर्मल मान लिया, तो डेल एम एन कितना हो गया? 1 हो गया। तो यहां से अच्छा इसको सी एन लिख रहे थे क्योंकि एम एन इक्वल है, तो इसको सी एम लिख लिया और इसको मैंने लिख लिया सी एन। तो ये हो गया सी एम और ये हो गया सी एन। तो यहां से अब देखो इसको मैंने यहां से डिवाइड कर दिया, ऐसे डिवाइड कर दिया तो ये नीचे गया होगा फिर ऊपर गया होगा वापस, ये यहां से गया होगा, इसको डिवाइड किया है, इसको डिवाइड किया है तो इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का। प्लस का हो गया तो क्या बनेगा? ई टू द पावर आयोटा ई एम माइनस ई एन टी ओवर एच कट। और ये किसके अंदर है? इंटीग्रेशन के अंदर है। अब ये वाली जो चीज है फाई एम कंजुगेट एच प्राइम फाई एन डी टाउ, ये एक तरह से क्या लिखा जा रहा है? एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिखी जा रही है। तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया।
और इसको हमने क्या लिख दिया, एच प्राइम एम एन। क्या लिख दिया, एच प्राइम एम एन। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला ये लिखते थे ना, तो इसको किस में लिख दिया, एच प्राइम एम एन। अब इसको चेंज करो, तो आयोटा एच कट सी एम एल्जेब्रिक समेशन सी एन ई टू द पावर माइनस आयोटा ई एम माइनस ई एन टी ओवर एच कट एच प्राइम एम एन। ये जो एक्सप्रेशन है ई एम माइनस ई एन अपॉन एच कट, ई एम माइनस ई एम अपॉन एच कट, इसको हमने लिखा ओमेगा एम एन, इसको हमने लिखा ओमेगा एम एन। तो दिस वन इज ओमेगा एम एन, और ओमेगा एन एम एन को हम बोलते हैं बोहर्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी, है ना। ये क्या बन गया, बोहर्स एंगुलर फ्रिक्वेंसी। तो यहां से अब इसको मैं रिप्लेस करूंगा, तो इसको बना दूंगा ओमेगा एन एम एन, और मैंने डिवाइड कर दिया इसको किससे, आयोटा एच कट से। तो यहाँ पे एल एच एस पर कौन रह गया, एल एच एस पर रह गया सी एम डॉट, यहाँ पर हो गया डिवाइड किया तो आयोटा एच कट की पावर -1 इंटीग्रेशन एल्जेब्रिक समेशन, यहाँ पर सी एन है एच एम एन प्राइम ई टू द पावर आयोटा ओमेगा एम एन टी, ये रह गया। ठीक है, चाहे तो एच प्राइम एम एन को वापस से हम क्या लिख सकते हैं, एम एच प्राइम एन, और यहाँ पर क्या है, सी एन है। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब मैंने इसको इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन किसको कर दिया, सी एम को इंटीग्रेट कर दिया, है ना। यहाँ पर भी इंटीग्रेट कर दिया और यहाँ पर भी, दोनों साइड क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया। इंटीग्रेशन हो गया तो अब मैंने यहाँ पर एक लिखी कंडीशन कि सी एम इक्वल्स टू 0, सी एम 0 की वैल्यू 1 होगी यदि m और m n इक्वल है। तो यहाँ पर तो मैंने कौन सी कंडीशन मान रखी है, ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन मान रखी है। तो यानी कि ये हो गया सी एम, और सी एम की 0 वैल्यू कितनी हो गई, 1। तो व्हेन m और n आर इक्वल, तो ये दोनों इक्वल है। तो हमारे पास क्या बन गया, सी एम टी, इंटीग्रेट किया है तो सी एम टी आयोटा एच कट पावर -1 इंटीग्रेशन एम एच प्राइम एन और ई टू द पावर आयोटा ओमेगा एम एन टी डी टी। ये जो है वो पटअप पार्ट है। ठीक, अब क्या लिखना है, यहां से आयोटा एच कट जो माइनस में, ये नीचे आ जाएगा, तो ये वाला पार्ट बन गया हमारे पास। अब ऊपर नीचे हम इसको आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे बनेगा आयोटा स्क्वायर, जो क्या वैल्यू देगा, माइनस। तो सी एम टी इक्वल्स टू आ गया माइनस आयोटा ओवर एच कट इंटीग्रेशन एच एन एम, ये प्राइम है, और ई टू द पावर आयोटा, ये माइनस नहीं प्लस है, माइनस कैसे लगा दिया मैंने, प्लस है, प्लस ई टू द पावर आयोटा, ये ई टू द पावर आयोटा प्लस ई टू द पावर आयोटा प्लस आयोटा ओमेगा एम एन टी डी टी। ठीक है, यहां पर भी क्या आ जाएगा, प्लस। अच्छा, ये जो है ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई, ये कांस्टेंट टाइम डिपेंडेंट कांस्टेंट सी एम की वैल्यू आ गई। यदि आप इसका स्क्वायर कर दोगे, मॉड का स्क्वायर कर दोगे, तो वो किसकी वैल्यू दे देगा, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू दे देगा। तो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की वैल्यू जो हमें निकालनी थी, जो हमारा एम था, उसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस आयोटा अपॉन एच कट एच एन एम प्राइम ई टू द पावर आयोटा ओमेगा एन एम टी डी टी और ये स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी। ये अभी हमने एक निकाला है सिंगल सिस्टम के लिए, इसको हम 2 लेवल सिस्टम के लिए भी निकालेंगे, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। फॉर्मूला वहां पर भी लगभग सेम आएगा 2 लेवल सिस्टम के अंदर, और फिर उसके बाद हम फर्मी सिलेक्शन रूल देखेंगे, एंड देन हम उसके बाद हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो होपफुली ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, क्वेश्चंस करने के लिए आपको इनके जो फॉर्मूला है, जो बॉक्स में बन जितनी भी चीजें हैं, वो आपको याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।